गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 19 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आपका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपको पता है कि जो आपका सेल होता है उसमें कंडक्शन क्यों होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम बात करें, हमने सेल आपका कैसे बनाया था, इस टाइप का आपका सेल था, उसमें हमने क्या किया था, ये दो हमने इलेक्ट्रोड डिप किए थे और इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया था आपकी बैटरी से। ठीक है, ये हमारा सेल है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, आपका इस सेल के अंदर हमने क्या फिल किया था, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल किया था। ठीक है, यानी कि जब यहाँ इस सेल में कंडक्शन हो रही है वो किस कारण हो रही थी? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में आप जो ये सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिल कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आपका पार्ट ले रहा है, या मैं कहूँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, तो सेल आपका विदाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो कंप्लीट होगा नहीं, और उसमें कंडक्शन भी विदाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि आप कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर मैं कहूं किसके टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम आज आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बेसिक पार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कि आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या मैं कहूं कि कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। यानी कि अगर हम नॉर्मली फिजिक्स के टर्म में कंडक्टर की बात करें, सपोज आपका वायर है कोई कंडक्टर, फॉर एग्जांपल आयरन वायर है या कॉपर वायर है, अगर हम उसको कंडक्टर माने फिजिक्स के टर्म में, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो मान लो हमने क्या लिया है, कोई वायर लिया है, तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ की, या मैं कहूँ उस कंडक्टर की जितनी लेंथ है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? तो बेटा रेजिस्टेंस का मतलब आप ऐसे समझो, मान लो आप पढ़ रहे हो, आप नॉर्मली मान लो आपको 6-7 घंटे पढ़ना है। ठीक है, आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ते जा रहे हो, उसके बाद आपके फोन में व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ जाता है, तो आप क्या करते हो, मैसेज देखते हो, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। फिर अगर फेसबुक पे कुछ नई स्टोरी, आप किसी स्टोरी में आपके फ्रेंड ने आपको टैग किया है, आप वो देखना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि आपका क्या है कि आपका कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है आपकी पढ़ाई में। इतना जब लंबा ड्यूरेशन है आपके पढ़ाई का, तो उस पढ़ाई को कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी, या मैं कहूं कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट की एक्टिविटी आपको क्या कर रही है, रोक रही है। तो ये जो रोकने की चीज, ये जो रोक रही है आपको पढ़ने से, इस चीज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि आपका कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में आपका होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके कारण आपका होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो भी आपकी सब्सटेंस, या मैं कहूं जो भी एक्टिविटी आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो रेजिस्टेंस आपका क्या है, वो एक्टिविटी या वो सब्सटेंस जो कि आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, रोके, कुछ ऑब्स्टिकल रुकावट लाए या कुछ रुकावट पैदा करे, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है आपका किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री के टर्म में, हम क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म
टर्म में बात करें तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे होगा, उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो कंडक्शन हो रही है उसको रोक कौन रहा है, उसमें ऑब्स्टिकल क्या हो रहा है, या मैं कहूं उसमें आप लेंथ किसकी लोगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप किसका लोगे। तो बेटा लेंथ जो होगी वो आपकी क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन, या मैं कहूं द लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ होगी वो हमारी ये वाली लेंथ होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या किसका लेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रुकावट पैदा होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्शन करवाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं कि लेंथ से कैसे इफेक्ट होगा। अब आपकी जो लेंथ है आपकी, या मैं कहूँ जो डिस्टेंस है आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो आपके रेजिस्टेंस को कैसे मतलब वो रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था कि जितना आपका स्टडी टाइम जितना लंबा होगा, जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, मान लो अगर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होगा। ठीक है, अगर कुछ साइड में भी एक्टिविटी हो रही है तो आप हालांकि वो एक्टिविटी आपको आपकी पढ़ाई में रेजिस्टेंस का काम तो करेगी, आपको रोकने की कोशिश तो करेगी, बट आप क्या सोचोगे, एक तो मैं पढ़ी आधे घंटे के लिए रहा हूँ, उसमें भी अगर यहाँ वहां देखूंगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। ठीक है, तो जब आपकी ड्यूरेशन कम होती है तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, बट अगर आप ले लो कि आप पूरे 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 7-8 घंटे में सिर्फ आप लगातार उसी कंसंट्रेशन से पढ़ते जा रहे हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे, या मैं कहूँ आपको पानी पीने जाना है या भूख लग गई तो आप खाना भी खाओगे, तो ये आपके क्या है, ये आपकी रुकावट है। ये रुकावट आपका क्या कर रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा, तो ये आपके क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी कंडक्टर की, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितनी ज्यादा लंबी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा कंडक्शन आपका कम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कैसे इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को, तो बेटा मान लो कि आपका मैंने पतला सा दरवाजा दे दिया है, पतला सा एरिया दे दिया दरवाजा का, और मैंने कहा है कि इसमें से जितने लोग निकल सकते हैं वो जितने लोग निकलना चाहे वो निकल सकते हैं। अब क्योंकि आपका दरवाजे का एरिया जो खुला हुआ है वो बहुत ज्यादा कम है, तो एट ए टाइम 1 या 2 ही आदमी आपके निकल पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एकदम क्या बोलते एरिया कम है और एकदम से सारे लोग निकल जाएंगे। तो ये जो लोग निकल रहे, ये लोग जो पास हो रहे हैं उस दरवाजे से, मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है आपके। तो क्या है कि जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होता है पर्टिकुलर कंडक्टर में। ठीक है, तो बेटा जब आपके एरिया ही कम है तो कम लोग पास होंगे, कम लोग पास होंगे यानी कि कम इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उस एरिया से, तो कम इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कम होगा, या मैं कहूं कंडक्शन भी आपकी कम होगी। ठीक है, तो जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होगा, यानी कि जब ये इलेक्ट्रोड जो है इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब ज्यादा एरिया होगा तो एट ए टाइम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे, बट जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसमें से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगा तो कंडक्शन भी आपका कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट ज्यादा होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे क्योंकि एक रुकावट आ रही है वहां पे। और अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां रेजिस्टेंस आपका कम होगा, रुकावट जो होगी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोक रहे होंगे वो कम होंगे। ठीक है, तो आपका क्या है कि जितनी ज्यादा आपकी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में। ठीक है, उतनी ही ज्यादा रुकावट पैदा होगी, और जितनी कम लेंथ होगी उतनी ही कम रुकावट पैदा होगी। ठीक है, ऐसे ही जितना ज्यादा, अब एरिया क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगा,
कम होगा, बट एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट जो है, ऑब्स्टिकल्स जो है आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो आपका एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं आपका रो। ठीक है, तो ये आपका जो रो होता है ये बेटा आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी जैसे आप देख रहे हो कि जब आपकी लेंथ, किसी भी कंडक्टर की लेंथ या मैं कहूं कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लेंथ है वो कितनी होगी, L इक्वल टू जब 1 सेंटीमीटर होगा और आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस या मैं कहूं द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। कि जब आपकी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उस टाइम उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी हो गई। तो रेजिस्टिविटी या मैं कहूं रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, जो भी ऑब्स्टेकल करंट के फ्लो होने को रोक रहा है, जो भी आपके कारण हो जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को या मैं कहूं सेल में कंडक्शन को रोक रहे हैं, वो आपके क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टिविटी क्या है आपकी, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको हम रॉ से डिफाइन करते हैं। तो जब आपकी क्या होगी, लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब जो उस सेल में रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। अब अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें कि आपकी रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे। ठीक है, और अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की वो आपकी होती है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आपने डिराइव की, ठीक है, देखो आर की यूनिट आपकी क्या होती है, अगर हम रॉ को अलग निकाले तो रॉ को अलग निकालोगे तो आपका आएगा आर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एल। ठीक है, तो रॉ आपका क्या हो जाएगा, आर की यूनिट क्या होती है ओम मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ आपकी किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपकी जो यूनिट आई वो क्या आई, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है आपकी ओम सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। अब बेटा इसको आप ओम मीटर में भी कह सकते हो कि आपकी रेजिस्टिविटी जो है आप ओम मीटर में भी मेजर कर सकते हो, बट जनरली हम सेंटीमीटर में ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका ये है, आपका जो सेल है ये मीटर में थोड़ी ना फैला होता है, सेंटीमीटर में ही होता है। ठीक है, तो जनरली हम आपकी सेंटीमीटर में, छोटे एरिया में ही आपका सेल डेवलप किया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपकी यूनिट हमेशा ओम सेंटीमीटर में लेते हैं। बट कभी कभार आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको मीटर्स में भी दी हो सकती है, तो आपको पहले उसे कन्वर्ट करना होगा ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी आपकी हो गई। नेक्स्ट जो अगर बात करें कंडक्टिविटी को समझने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को समझने के लिए, तो नेक्स्ट टर्म है हमारी कंडक्टेंस, कि आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो जैसे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, तो कंडक्शन क्या होती है, वो सब्सटेंसेस या मैं कहूं वो एक्टिविटी जो कि करंट के फ्लो को क्या करे, प्रमोट करे, उसको क्या करे, कुछ एडवांटेज दे, उसको हेल्प करे करंट फ्लो करने में। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे आपका कंडक्टेंस। तो ये आपका हो गया कंडक्टेंस। फॉर एग्जाम्पल
तो आप कह सकते हो कि जो आपकी कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस होती है उसका उल्टा कंडक्टेंस होता है। क्या होता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब कंडक्टेंस को समझाने के लिए फॉर एग्जांपल कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि कल आपका एग्जाम है, तो आपका जो फेसबुक है या मैं कहूँ व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो आज भी आपके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे, रुकावट ही पैदा करेंगे आपकी पढ़ाई में। बट आप फोर्सली या मैं कहूँ आप में ये डेडिकेशन है कि कल आपका एग्जाम है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है। तो आपका जो ये डर है कि कल एग्जाम है और मेरे को पढ़ना है, यही डर आपका क्या है, आपको हार्ड वर्क करवा रहा है, आपको एग्जाम के लिए तैयार करवा रहा है। तो यही डर जो होता है वो होता है बेटा कंडक्टेंस, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को या फिर कंडक्टेंस को या फिर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करे, उसको बढ़ावा दे या कंडक्शन होने में कंडक्टिविटी करवाने में हेल्प करे, वो जो होता है वो होता है आपका कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, रेजिस्टेंस आपका क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या है बेटा, रॉ L अपॉन A। ठीक है, अगर मैं इसको और ज्यादा खोल के लिखूं तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन रॉ, और इसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय A, आपका ऊपर चला जाएगा A अपॉन L। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कंडक्टेंस। बट यहाँ पे जो 1 अपॉन रॉ है, ये इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस में रॉ को हम रेजिस्टिविटी कह रहे थे, ऐसे ही हम इसको 1 अपॉन रॉ को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 अपॉन रो को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और K जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कापा। तो याद करने के लिए आप कह सकते हो कि कापा क्या है, कटप्पा का छोटा भाई क्या है, कापा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका क्या है, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी आपकी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम यूनिट की बात करें तो जी की यूनिट आपकी क्या होती है, जी की यूनिट आपकी होती है ओम, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स जी की यूनिट आपकी होती है बेटा ओम इनवर्स, जिसको आप कह सकते हो साइमन, साइमन जिसको आप एस से, कैपिटल एस से डिनोट करते हो, या फिर ओम का उल्टा क्या हो रहा है, आप क्या लिख सकते हो, मोह लिख सकते हो, MHO। ठीक है, तो ये भी आपकी इसकी यूनिट होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं साइमन, या फिर हम कह सकते हैं मोह। तो ठीक है बेटा, तो हम कंडक्टिविटी को एक और चीज से भी कहते हैं, कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कापा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या है, तीनों जो वर्ड है वो कंडक्टिविटी के लिए ही है। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर कापा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी को भी हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई बार आपके क्वेश्चन में आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ही पढ़ा है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो आपका होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब हमने यूनिट देख ली, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, या फिर हम साइमन बोल सकते हैं, या फिर मोह बोल सकते हैं, ओम का उल्टा मोह। अब बात करते हैं कि कंडक्टिविटी की यूनिट आपकी क्या होती है। कंडक्टिविटी की यूनिट की अगर बात करें, यूनिट ऑफ K। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट आपकी क्या होती है, 1 अपॉन, ये क्या है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन, ये क्या है बेटा आपका रॉ। ठीक है, तो रॉ की यूनिट होती है ओम,
सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो सकती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपका उल्टी यूनिट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल रेसिप्रोकल है आपका। रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम सेंटीमीटर और ये इसकी यूनिट है आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम कह सकते हैं जैसे ओम इनवर्स को आप साइमन भी बोल सकते हो, तो अगर हम इसको साइमन की टर्म्स में लिखें तो आपकी यूनिट क्या हो गई है कंडक्टिविटी की, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी यूनिट हो गई कंडक्टिविटी की और ये जो है आपकी यूनिट हो गई कंडक्टेंस की। ठीक है, यहाँ पे आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है और ये आपकी है रेजिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, हम एसआई यूनिट भी यूज करते हैं कई बार रेजिस्टेंस की, जो कि आपकी है केजी मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एसआई यूनिट है। कई बार क्वेश्चंस में इस फॉर्म में भी दिया होता है, पर मेजॉरिटी हम ओम ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी कंडक्टिविटी की। उस कंडक्टिविटी होता क्या है, साथ के साथ हमने यूनिट देख ली। बट अगर हमें आपकी कंडक्टिविटी को डिफाइन करना हो, जैसे हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, तो आप क्या कह सकते हो, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि हम कह सकते हैं कि द कंडक्टेंस, हम कह सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन द लेंथ इज, जब आपकी लेंथ क्या होगी, लेंथ जो होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर और जो आपका एरिया जो होगा वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस टाइम जो आपका कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसका फॉर्मूला मॉडिफाई करूं बेटा तो आप लिख सकते हो कि G इज इक्वल टू के A अपॉन L। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 अपॉन रॉ की जगह, जो कि आपकी के कापा के इक्वल होती है, तो हमने 1 अपॉन रॉ की जगह क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो आप कह सकते हो कि आपको अगर कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है तो आप कह सकते हो द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन the area of cross section is 1 centimeter square and the length of the conductor is 1 centimeter, then the conductance of solution is known as its conductivity। तो ये तो बात हो गई आपकी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टेंस की और कंडक्टिविटी की। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कुछ सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे। तो देखो बेटा, तो देखो बेटा, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी दैट इज कापा, कापा के बेस पे हम सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड, आप सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हो इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर, एक्वस सॉल्यूशन एंड सेमी कंडक्टर। अब बात करते हैं कंडक्टर की, तो देख सकते हो ये आपके क्या है, सारे ही मेटल है आपके बेटा, ये आपके सारे क्या हैं, मेटल है। तो आप देख सकते हो कि मेटल की कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा होती है, दैट मीन्स ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम की बात करें, सोडियम मेटल की, तो उसकी कंडक्टिविटी है आपकी 2.1 इंटू 10⁻³ ठीक है, आप देख सकते हो कितनी हाई इसकी कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट अगर हम कॉपर की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी उससे भी ज्यादा है, दैट इज 5.9 इंटू 10⁻³ उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी होती है 6.2 इंटू 10⁻³ एंड गोल्ड की कंडक्टिविटी होती है आपकी 4.5 इंटू 10⁻³ इन सबकी कंडक्टिविटी आपको याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंस सिखा रही हूं कि आप कंडक्टिविटी देख के कैसे सब्सटेंस को बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर आप मान सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कि आप सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंसुलेटर्स की, तो आपके इंसुलेटर क्या होते हैं, ऑल इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स। आपके जो इंसुलेटर होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल ग्लास की अगर आप कंडक्टिविटी देखो बेटा तो वो कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻16
यानी कि -16, दैट मीन्स 1/1 के बाद आपके 16 जीरो आएंगे। तो आप मान सकते हो कितनी ज्यादा कम इसकी कंडक्टिविटी है। दैट्स वाई ग्लास इज अ पुअर, या मैं कहूं ग्लास इज नोन एज इंसुलेटर, दैट इज दे आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन बेटा एक आपका पॉलीमर होता है जिसको हम आपके चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। तो टेफ्लॉन की आपकी कंडक्टिविटी कितनी होती है 1 × 10⁻⁻18। तो ये तो देख सकते हो आप ग्लास से भी कम इसकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, -18 यानी कि बहुत ही कम कंडक्टिविटी है। दैट्स वाई टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। तो आप सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोलाइट आपके यूज करते हैं सेल में जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं वो आइदर हम एक्वस सॉल्यूशन फिल करते हैं और दूसरा हम उसको मॉल्टन स्टेट में फिल करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक्वस सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट में कैसी कंडक्टिविटी शो करता है या उसकी वैल्यू कैसे डिफर करती है वो भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें बेटा प्योर वाटर की कंडक्टिविटी कितनी होती है 3.5 × 10⁻⁻5, यानी कि प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि दैट्स वाई प्योर वाटर इज a bad conductor of electricity, it is not a very good conductor of electricity। वो बहुत कम कंडक्शन शो करता है, बहुत कम कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों शो करता है? आपको पता है कि जो आपका वाटर है बेटा आपका डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वाटर में, इन दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻7 मोलैरिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी कम कंसंट्रेशन है। दैट्स वाई आपका क्या है फ्री आयन की कंसंट्रेशन क्या है कम है। और आपको पता होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारे किसके कारण हो रही थी? हम क्या पढ़ रहे थे? ड्यू टू फ्री आयंस, कि आपके सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, उन्हीं के वजह से आपकी कंडक्टिविटी हो रही थी। दैट्स वाई वाटर में जो फ्री आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है। इसीलिए प्योर जो वाटर होता है वो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि अगर हम प्योर वाटर में 0.1 m HCl डाल दें तो आप देख सकते हो कि कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीज हो गई है। ये जो नेगेटिव में आपकी पावर थी ये डिमिनिश हो गई, वैनिश हो गई है। तो आप देख सकते हो कि जब हमने प्योर वाटर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसका सॉल्यूशन बनाया तो कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीज हो गई है। 0.1 मोल यानी कि 0.1 मोल हमने डाले इन 1 लीटर वाटर में। ठीक है, जब हमने जो सॉल्यूशन बनाया इलेक्ट्रोलाइट का, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमने इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो गई 3.91। क्यों कंडक्टिविटी हो गई? आप जानते हो कि जैसे ही आपने ये इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में बनाया तो आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl बन गया जिससे हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो पहले ही आपके कम आयंस तो थे, बट HCl जो है डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देता है। यानी कि सॉल्यूशन में क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री आयंस, या मैं कहूँ नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अमाउंट या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। दैट्स वाई कि आप जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हो प्योर सॉल्यूशन में तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन फ्री आयंस। ठीक है, अब बात करें 0.01 मोलैरिटी जब आप KCl की डालोगे इस प्योर सॉल्यूशन में तो उसकी कंडक्टिविटी हो जाती है 0.14, यानी कि 3.5 से 0.14 आ जाती है आपकी वैल्यू। ठीक है, ये आपकी क्या है नेगेटिव में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करें 0.01 m जब आप NaCl डालते हो तो आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हो जाती है 0.12।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी एक्वस सॉल्यूशन की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्योर वाटर की हमेशा कंडक्टिविटी कम होती है। कितनी होती है? 3.5 × 10⁻⁻5। क्यों कम होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड इज ऑलवेज एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। आप देख सकते हो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 1 × 10⁻⁷, जो कि आप देख सकते हो इन दोनों के यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में वैल्यू लागू हो रही है, इसकी वैल्यू लाई कर रही है। दैट्स व्हाई दे नोन एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन की अगर हम देखें कंडक्टिविटी, वो होती है 1.5 × 10⁻², जो कि इन दोनों की वैल्यू यानी कि कंडक्टर की और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी वैल्यूज के बीच में लाई करती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर। अब अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है बेटा 2 होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हम कंडक्टिविटी जो है सब्सटेंस की, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी आप सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन एक क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं कहूंगी ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यूज करते हैं वो एक्वस फॉर्म में भी काफी बार यूज कर लेते हैं। तो हमारे काम के लिए ना ही, हमारे यूज के लिए ना ही तो इंसुलेटर इंपॉर्टेंट है, ना ही हमारे लिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा उसमें इंपॉर्टेंट है ओनली कंडक्टर्स एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो हम कंडक्टर्स को फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखो। तो बेटा अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स जो है आपके 2 कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंस को, या मैं कहूँ कंडक्टर्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम पहले बात कर लेते हैं आपकी मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, तो मेटालिक कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब आप मेटल एज अ कंडक्टर यूज करते हो उस कंडक्टर को हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। तो इसमें कंडक्शन होती किस कारण है? आपको पता है कि मेटल जो होते हैं उनमें क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं, और उनके अपोजिट आपका क्या होगा? करंट मूव करेगा। ये तो पता ही होगा कि आपके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जब क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें फ्लो कर सकती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर। तो इनमें क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है? दे आर देयरफॉर दे आर good conductor even in solid, और हम बात करें इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट, इन एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, तो जब भी आपका मेटल जो है, मेटल आपका बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा हमने कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का कंडक्टिविटी देखी थी कितनी ज्यादा थी। दैट मीन्स दे आर क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको हम कहेंगे मेटालिक कंडक्टर। वो कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं? क्योंकि मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर गुड कंडक्टर इवन इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण क्या हुआ है? इनमें जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें डेवलप होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड आपका क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानू यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका आयरन मेटल लिया है। ठीक है, सपोज मैंने आपका यहाँ लिया आयरन मेटल। ठीक है, तो आयरन मेटल में मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एटम होंगे, इनको हम कहते हैं कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं
इनर शेल इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, तो जब हमने ये क्या किया है, आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ये जो आपका आयरन का एटम है, इसके न्यूक्लियस को और इसके इनर शेल को हमने क्या कह दिया, कर्नल कह दिया। तो यहाँ पे क्या है, पूरे कर्नल्स है आयरन एटम के। ठीक है, साथ के साथ आपको पता होगा कि आयरन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपका कैसा बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन तो डी सेल में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके एस शेल में होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो। 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल में आपके क्या है, जो बॉन्ड बना सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि इस एटम के आउटर सरफेस पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि आपके मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे ही बेटा 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके क्या होंगे, इस एटम के पास होंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ मान लो एक और एटम है आयरन का, तो यहाँ उसके ऊपर भी ऐसे ही 8 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रही है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स की नदी दिख रही है, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ आयरन मेटल का छोटा सा टुकड़ा लिया था। अगर मैं पूरे आयरन मेटल की बात करूं जो कि एज अ कंडक्टर आप यूज करते हो, तो उसमें क्या होगा, कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण, या मैं कहूँ इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, फ्लो के कारण आपकी मेटल्स में जो है वो होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है मेटालिक बॉन्ड ये कैसे बनाते हैं। तो बेटा आपको पता है कि आयरन जो मेटल है क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव साइन और क्या है, उसके जो दूसरे एटम के ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये आपकी जो है, ये जो एटम है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे होल्ड करके रखता है। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया कि इस एटम के न्यूक्लियस ने दूसरे पॉजिटिव एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, साथ के साथ इस पॉजिटिव ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा, इसीलिए आपके ये जो कर्नल है इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, जब इनकी मूवमेंट होती है तो इसी के कारण इनमें कंडक्टिविटी आती है। तो आप कह सकते हो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उनमें कंडक्शन होती है, साथ के साथ उनमें कैसा बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। अब अगर हम बात करें बेटा, ये तो बात हो गई कि आपकी कंडक्शन, मेटल एज अ कंडक्टर आप कैसे यूज करते हो या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। बट अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके मेटालिक कंडक्टर्स को या उनकी कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, क्योंकि आपका क्या है, मेटालिक कंडक्टर है, दैट मीन्स आपका क्या है, मेटल का नेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। जैसे कि आप जानते हो कि आयरन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 फ्री इलेक्ट्रॉन है। बट अगर हम दूसरा मेटल ले, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम मेटल लिया, तो सोडियम मेटल के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री होता है। तो आपका क्या है कि आयरन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो ज्यादा कंडक्शन शो करेगा, बट सोडियम के पास उससे कम है तो उसकी कंडक्टिविटी उससे कम होगी। तो और कोई मेटल ले, उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, उसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल का नेचर कैसा है उस पे भी आपकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। दूसरी अगर हम बात करें साइज ऑफ मेटल, साइज ऑफ मेटल, ठीक है, तो साइज ऑफ मेटल की अगर बात करें तो मैंने आपको रेजिस्टेंस इसीलिए पहले पढ़ाया था क्योंकि वो आपको कंडक्शन को समझने में हेल्प करेगा। तो बेटा जैसे आपका अगर
मेटल जो है, हम कोई वायर लेते हैं, उस मेटल की लेंथ बड़ी है तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा रुकावटें पैदा होगी उसकी कंडक्टिविटी में या कंडक्शन में। और अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ छोटी है तो उसमें रेजिस्टेंस कम पैदा होगा, रेजिस्टेंस कम आएगा, तो वो उसमें कंडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे साइज ऑफ मेटल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मेटल की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तीसरी अगर हम बात करें बेटा, तो तीसरा है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे आपने देखा, नेचर भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही फैक्टर इसमें डिफाइन हो गए हैं। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कंडक्टिविटी मेटल ज्यादा शो करेगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। तो जैसे आप टेम्परेचर जो है इसको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर जो है मेटालिक कंडक्टर को कैसे इफेक्ट करता है, या मैं कहूँ उसकी कंडक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है बेटा। तो इनिशियली जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनमें एनर्जी आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से मोशन शो करने लगेंगे। ठीक है। यानी कि इनिशियली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया थोड़ा सा, तो आपका क्या होगा, एक बार तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट जब आप और ज्यादा टेम्परेचर दोगे और ज्यादा हीट दोगे तो आपका क्या होगा, ये जो कर्नल्स हैं आपकी, ये जो आयरन की कर्नल्स है, ये भी क्या करेंगे, वाइब्रेशन शो करने लगेंगे। ठीक है। और वाइब्रेशन शो करने के कारण, क्योंकि ये भी टेम्परेचर से एनर्जी गेन कर लेंगी, तो वाइब्रेशन शो करने के कारण इनके जो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएंगे, खिसकने लग जाएंगे। ठीक है। तो इसके कारण आपका पूरा ही कर्नल जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेटालिक कंडक्टर के केस में इनिशियली जब आप टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते हो तो एक बार तो आपको शो करेगा कि कंडक्टिविटी वहां इंक्रीज हुई है, बट जब आप और टेम्परेचर दोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द कर्नल ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आपकी कंडक्टिविटी, यहाँ हम के से लिखेंगे ताकि आपको कापा याद रहे, कापा डिनोट फॉर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई हमारी मेटालिक कंडक्टर्स की। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स देखें जो हमारे लिए इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखें, तो देखो क्या होता है उसमें। तो बेटा अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज अ कंडक्टर कब बिहेव करेगा, जब उसमें क्या होंगे, फ्री आयंस। जैसे मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपके फ्री आयंस होने चाहिए। तो फ्री आयंस कब होते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलाइट को, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, चाहे आप मीडियम कोई भी लो, चाहे आप वाटर ले रहे हो तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट का। अगर आप मीडियम कुछ और ले रहे हो तो आपका उसके अकॉर्डिंग, अल्कोहल ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है, बिहेव एज गुड कंडक्टर ओनली इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट। ठीक है। कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी होती किस कारण, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन आपके जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है आयंस में, फ्री आयंस की वजह से होता है। तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है आयंस में कब टूटता है, जब आप उसको किसी मीडियम में डिसॉल्व करते हो तभी वो क्या होता है, आयंस में टूटता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो एज अ गुड कंडक्टर तभी बिहेव करेंगे, आइदर वो एक्वस फॉर्म में है या फिर मॉल्टन फॉर्म में। सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेटालिक कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि मेटालिक कंडक्टर जो है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में, तीनों ही स्टेट में आपका एज अ गुड कंडक्टर
प्रूव होता है, ठीक है। बट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है ओनली इन केस ऑफ एक्वस एंड मोल्टन स्टेट ही आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो अगर हम बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जो होता है आपका बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि आपका क्या है, प्योर वाटर बैड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ मोलैरिटी, इसके बराबर होती है। तो H आयन और OH आयन यानी कि फ्री आयंस की कंसंट्रेशन उसमें कम होती है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जब भी आप इसमें क्या करते हो, इसमें जब भी कोई आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, इलेक्ट्रोलाइट का आप एडिशन कर देते हो, एडिशन इन प्योर वाटर, तो आपका क्या होता है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में NaCl ऐड कर दें, NaCl सॉल्ट ऐड कर दें, तो आपका क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। तो आपका क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन तो कम थी, बट जैसे ही आपने NaCl और NaCl ऐड किया तो NaCl जो है वाटर में जाके डिसोसिएट हो गया इनटू फ्री आयंस, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यानी कि आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री आयंस तो इंक्रीज हुए, इसी की वजह से प्योर वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब आप उसमें कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, अगर आप अच्छा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी, अगर आप थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा, तो पहला जो हो गया आपका वो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। तो पहला जो फैक्टर है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि आप अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाओगे, तो वो क्या होगा, एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, या कहूं उसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर हम बात करें कि आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना रहे हो, या वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर की कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी बट वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो हम बात कह सकते हैं कि फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है वो भी आपका क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे या इलेक्ट्रोलाइट को जिसमें डिसॉल्व कर रहे थे, किस में कर रहे थे, सॉल्वेंट में कर रहे थे, किसी मीडियम में कर रहे थे, तो यहाँ पे मीडियम जो है या मैं कहूँ सॉल्वेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा एक रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट पोलर हो और सॉल्वेंट भी पोलर हो तो क्या होगा, इजीली आपके आयंस में डिसोसिएट होंगे। बट अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट तो पोलर हो बट सॉल्वेंट नॉन पोलर हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो आयंस में डिसोसिएट कैसे होगा। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, तो नेक्स्ट आपका है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, ठीक है बेटा। अगर आपका आयन छोटा होगा, अगर आपका आयन छोटा होगा तो वो क्या करेगा, इजिली मूव कर पाएगा, इजिली फ्लो कर पाएगा, थोड़ी सी स्पेस में से भी जल्दी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो उस आयन का फ्लो क्या होगा, फास्ट होगा, और जिस आयन का फ्लो फास्ट होगा वो कंडक्टिविटी भी फास्ट शो करेगा, या मैं कहूँ कंडक्टिविटी भी ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू लार्ज साइज आयन जिसको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगी कहीं से भी निकलने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ फैक्टर जो है वो आपका है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिपेंड करता है। कैसे? मान लो कि मैंने यहाँ पे आपका 1 लीटर सोल्यूशन लिया है, 1 लीटर में मैंने 5 मोल ऑफ HCl ऐड किए हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट कितना ऐड किया? 5 मोल ऑफ HCl। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ऐसे HCl के आयंस होंगे, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरा केस ले कि मैं आपका मान लो इसमें मैंने 0.5 मोल्स डाले हैं HCl के 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर सॉल्वेंट में मैंने 0.5 मोल्स डाले HCl के। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जहां पे आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पे क्या होता है, आयंस को स्पेस मिल जाती है इजिली मूव करने की, और आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है कंडक्टिविटी कैसे शो करता है, ड्यू टू मोशन या फिर ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात करें जो कि आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इस केस में क्या है, जो आपके आयंस है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा भरे हुए हैं इस सॉल्यूशन में, तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, उनको ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कि अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम शो करता है, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में कम होगी तो वो कंडक्टिविटी ज्यादा शो करता है, क्योंकि उसको फ्री स्पेस मिल जाती है आयंस को मूव करने की, और फ्लो ऑफ आयन इज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा वो है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे हमने आपका मेटालिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर देखा था, वहां भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। तो वो आपको वेरिएशन याद रखनी है कि मेटालिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर क्या इफेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर क्या इफेक्ट शो करता है। तो आपने देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिर्फ एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में ही गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो जब आपको किसी भी मेटल को कन्वर्ट करना हो उसके मॉल्टन स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन स्टेट में लेना हो, तो आप क्या करते हो, उस इलेक्ट्रोलाइट को हीट देते हो, तभी तो वो मेटल आपका पिघलता है। यानी कि आपका क्या हुआ, जब आपने हीट दी तभी आपका वो मेटल मेल्ट हुआ है, और उसी मेल्ट होने के कारण पहले सॉलिड फॉर्म में था तो उसकी कंडक्टिविटी क्या थी, कम थी, बैड कंडक्टर था। बट जैसे ही आपने हीट दी वो मेल्ट हुआ, और मेल्ट होने के कारण उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब आप इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कापा जो है यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है बेटा। तो ये तो था आपका क्या बोलते हैं, ये तो था आपका फैक्टर्स जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज हमने आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे आप देख सकते हो उसका पूरा बेसिक पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट में हम मेजर करेंगे कैसे हम नाप सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, वो देखेंगे, ठीक है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।